बेटी एक ही अच्छी। सहजानपुर में प्रभा अपने परिवार के साथ रहती थी। शादी के 1 साल के अंदर ही भगवान ने उसे पुत्र रत्न दे दिया था, पर उसे फिर भी अपना संसार अधूरा ही लगता था। उसे एक बेटी की चाहत थी। भगवान से मन्नत मांग कर आई हूँ मैं, बस एक बच्ची हो जाए, फिर हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। हमारे घर भी कोई आ जाएगी जो मेहुल को राखी बांध सकेगी। और क्या था, भगवान ने प्रभा की सुन ली और एक नहीं, एक साथ 2-2 बेटियां दे दी उसे। प्रभा का घर ज्योति और कियारा की किलकारी से गूंज उठा। पर कहते हैं ना, भगवान हमें कुछ चीजें इसलिए भी नहीं देते क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं होती। पर प्रभा ने तो भगवान से जिद कर ली थी कि उसे बेटी चाहिए, और उसके घर ऐसी बेटियां हुई कि उसके दिल से बेटी की चाहत ही खत्म हो गई। कियारा और ज्योति 2 जुड़वा बहनें थी। समानता के नाम पर उनके बीच एक ही चीज समान थी, जैसे कि दोनों ही अव्वल दर्जे की आलसी और सुकुमार लड़कियां थी। चलिए आपको ले चलते हैं कियारा और ज्योति के घर पर, जहां सुबह के 10 बजे सभी नाश्ता कर बाकी कामों में लगे हुए हैं। कियारा और ज्योति अपने कमरों में आराम से खर्राटे लेती हुई सो रही हैं। सुबह के 10 बज गए मम्मी जी, और ना ज्योति दी उठी है और ना ही कियारा दी। उनके कॉलेज का टाइम हो गया है। मैं वॉशिंग मशीन चलाने जा रही हूँ, उन दोनों को कह दीजिएगा कि नहाकर कपड़े धोने में डाल दे, वरना उनके कपड़े रह जाएंगे। उफ, ये लड़कियां भी ना अभी तक सोई हुई है, हद हो गई है। भाभी अकेले काम कर रही है और ये दोनों घोड़े बेचकर सो रही है। ना शर्म है ना लिहाज, न जाने किस पर चली गई है दोनों। जब ये दोनों पेट में थी ना, रमेश पान वाले के पान बहुत खाती थी तुम, बार बार उसी का चेहरा देखती थी। पान की दुकान खोलने के पहले वो भी एक नंबर का आलसी था। मुझे तो तुम्हारी बेटियों में बहुत हद तक उसके गुण दिखने लगते हैं। घर की लड़कियां इतनी देर तक सोई रहती है क्या? हमारा मेहुल तो खुद 6 बजे उठकर तैयार हो जाता है। कम से कम अपने भाई से तो सीखे कुछ। रुकिए जी, मैं अभी जाकर उन दोनों की कुटाई करती हूँ। तभी बाहर से मेहुल आता है। कियारा और ज्योति गई ना कॉलेज? अरे नहीं, उन्हें उठाने ही जा रही हूँ। बोल। क्या आज तो उनके फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम है? जल्दी जाओ, उठाओ दोनों को, मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। तीसरी बार सेमेस्टर के एग्जाम देने वाली है दोनों। अगर इस बार एग्जाम मिस हुआ तो फिर बैठने भी नहीं देंगे इन्हें। तो एग्जाम में बैठकर कौन सा पास हो जाएगी दोनों? फेल ही तो होने वाली है। मैं जानता हूँ ना, दिन भर फोन चलाती है। भागती हुई प्रभा अपनी बेटियों के कमरे में जाती है और उन्हें उठाती है। सोने दो ना मम्मी, ऐसे भी रात 10 बजे तक हम पढ़ रहे थे। अब 8 घंटे की नींद तो पूरी करेंगे ना। ब्यूटी स्लीप। 12 घंटे की नींद पूरी कर चुकी हो तुम दोनों। 2 मिनट में तैयार हो जा, वरना अगर आज एग्जाम छूट गया तो एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं होगी तुम लोगों के पास। पढ़ाई तो तुम दोनों करती नहीं, घर का काम तुम्हें आता नहीं, इस काबिल भी नहीं हो तुम दोनों कि मैं कहीं शादी करवा दूं। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, पता चला लड़के वाले तुम्हें वापस यहाँ छोड़कर चले गए। पूरे शाहजहानपुर में तुम्हारी बेटियों की जैसी कोई बेटी नहीं है मम्मी। लड़के मरते हैं हम पर, जिस पर हाथ रख देना वो शादी को हाँ कह दे। वो तो बस हमें अभी शादी नहीं करनी क्योंकि हमारे लायक लड़का दिखा नहीं अभी तक। उठ गई तुम दोनों? जाओ नीचे, तुम्हारा भाई इंतजार कर रहा है, जल्दी कॉलेज के लिए निकलो। ज्योति और कियारा इतनी देर से कॉलेज पहुंचती है कि उन्हें एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाता। 3 साल की ग्रेजुएशन को तुम दोनों ने 6 साल का कर दिया, उसमें भी एग्जाम के दिन इतनी देर से आ रही हो तुम दोनों। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का था और तुम दोनों 11 बजे आ रही हो। सॉरी, I can't allow you both girls in the classroom. You can go. वैसे भी एग्जाम में बैठकर तुम दोनों सिर्फ चीटिंग ही कर सकती हो। अब फिर से ग्रेजुएशन शुरू से शुरू करना, तब शायद तुम पास हो जाओ। ज्योति और कियारा एग्जाम नहीं दे पाती। दोनों बहनों को मेहुल के साथ गाड़ी में वापस घर आना पड़ता है। तब रास्ते में कियारा कहती है, अरे ज्योति देख देख, ये रेस्टोरेंट तो यहाँ पहले नहीं था, लगता है नया खुला है। चलना यहाँ पर खा कर आते। गाड़ी रोको ना भैया। हद हो तुम दोनों, अरे एग्जाम देने को नहीं मिले और अभी तुम्हें रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है। तुम भी ना भैया प्लीज, अब वो 70s की आंटियों की तरह तो बात मत करो। इन लोगों के सामने ना कुछ भी बोलना बेकार है। हम दोनों शाम में यहाँ आ जाएंगे यार कियारा। घर पर वापस आने के बाद कियारा और ज्योति को जरा भी इस बात से बुरा नहीं लगता कि वो दोनों फेल हो चुकी हैं और 26 साल की उम्र में उनके पास हाईएस्ट डिग्री 12th की है। ये हींग की स्मेल क्यों आ रही है भाभी? आपने दाल में हींग का छौंक लगाया है क्या? आपको पता है ना मैं नहीं खाती हींग।
एक काम करिए, मेरे लिए फ्राइड राइस बना दीजिए। बहुत हो गया तुम दोनों का। मैं तुम दोनों के लिए लड़का देखना शुरू करती हूँ और 6 महीने के अंदर हाथ पीले कर दूंगी दोनों के। फिर अपने घर जाना और जो करना है करना। पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने भगवान से एक बेटी मांग ली थी। ना पढ़ाई होती है तुम लोगों से, ना मुंह से अच्छी बातें कर पाती हो। अब से तुम दोनों किचन में अपनी भाभी की मदद करोगी और उनसे रसोई का काम सीखोगी। बुरा मत मानिएगा दीदी, लड़की को तो अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। मम्मी जी ठीक कह रही हैं, आप 10 बजे उठें या 12 बजे, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। और आपके ससुराल वालों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और दिन रात आप दोनों को ताने सुनने पड़ेंगे। अब से ना आप दोनों किचन में मेरी मदद कर दिया करिए, इससे आपकी शादी के लिए ट्रेनिंग भी हो जाएगी। और हाँ बहू, इन लोगों को इंट्रोडक्शन की ट्रेनिंग भी दे देना। इन्हें पता तो होना चाहिए कि लड़के वालों के सामने किस तरह से बर्ताव किया जाता है, वरना ये दोनों उन्हें भी भौं भौं कहकर भगा देंगी। और क्या था, जोरों शोरों से कियारा और ज्योति के लिए लड़के देखे जाने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही शंकरी ताई को पता चलता है कि प्रभाकर जी अपनी बेटियों के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं, तो वो फौरन वहां पहुंच जाती है। राम राम शिठानी, बताओ दोनों लड़कियों के हाथ पीले करने की सोच रही हो और मुझे भी खबर नहीं दी है? ऐसा कौन सा लड़का है जो मेरी नजरों से छिपा हुआ है? तराश कर ऐसा रिश्ता लेकर आऊंगी हमारी दोनों लड़कियों के लिए कि तुम दोनों जिंदगी भर मेरे नाम की माला जपती रहोगी। बस दोनों बच्चियों को पहनावे बदलने पड़ेंगे। ये फटी हुई जींस पहनकर लड़के वालों के सामने जाएगी तो होता होता रिश्ता भी टूट जाएगा। नहीं नहीं ताई जी, आप टेंशन मत लीजिए, कपड़े तो हम बदलवा देंगे, आप लड़के बताइए। तो फिर ठीक है, कल ही मैं 2-4 अच्छे रिश्ते चैट करके ज्योति और कियारा दोनों के लिए लेकर आती हूँ। अपनी दोनों ननदों की विदाई की तैयारी देखकर प्रज्ञा फूले नहीं समाती। आखिरकार उसका पीछा उसकी 2 ननदों से छूटने जो वाला था और ये खुशी वो अपनी माँ को फोन करके जाहिर करती है। तुझे कब बुद्धि आएगी मुझे नहीं पता। 2 नंदे हैं तेरी, साल की 6 महीने एक ननद तेरे पास बैठी रहेगी और बाकी 6 महीने दूसरी। तो कब तुझे अपने लिए फुर्सत मिलेगी? कभी तो अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाया कर। मैं तो कहती हूँ एक ही घर में दोनों की शादी कर दे। अब आए दोनों साथ में जाए, उनके ससुराल वाले ज्यादा दिन तक दोनों को साथ छोड़ेंगे नहीं, तो बाकी के समय तो तू अकेले गुजार सकेगी ना। दोनों अलग अलग घर जाएगी तो कभी कोई आई हुई रहेगी तो कभी कोई। तुझे लगेगा ही नहीं कि तू फ्री हुई है। अरे वाह मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कल ही शंकरी ताई कियारा और ज्योति दीदी के लिए लड़की के रिश्ते लेकर आएंगी। जिस घर में 2 लड़के होंगे उसी घर में इन दोनों की शादी करवाकर मैं मुक्त हो जाऊंगी। अगले दिन शंकरी ताई कुछ लड़कों का रिश्ता लेकर आती है। ये देखी सेठानी, ये है लड़के। ये राहुल अपने घर में इकलौता, जो होगा तुम्हारी बेटी का ही होगा। और ये है करण, 2 भाई है, एक राज और करण। दोनों जुड़वा है पर शक्ल अलग अलग है। हमारी लड़कियों की तरह दोनों ही खर्रा सोना है। क्या जुड़वा लड़के? मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, इन्हीं से कियारा और ज्योति दी की बात चला लेते हैं। दोनों साथ में रहेंगी तो दोनों का मन भी लगा रहेगा और काम भी बच जाएगा। इकलौते लड़के के परिवार में जाएगी तो काम भी तो उतना ही रहेगा ना मम्मी जी। और अब पता नहीं जिस घर में जाएगी वहाँ कैसी सास मिले, कोई अपना तो होना चाहिए ना सहारे के लिए। ठीक कहा बहू तूने, मेरा तो अभी से कलेजा फटा जा रहा है। गुस्से में मैंने कह तो दिया कि शादी करवा दूंगी, पर इन दोनों के बिना मेरा मन लगेगा कैसे? अरे पर मम्मी जी, आप जो कर रही हैं उनकी भलाई के लिए कर रही है ना। कभी ना कभी तो उन्हें जाना ही था। प्रभाकर करण और राज के घर वालों से बातचीत करता है। प्रज्ञा अपनी दोनों ननद को सती सावित्री होनहार लड़कियों की तरह सजाकर लड़के वालों के घर भेजती है, जिन्हें देखते ही लड़के वाले फौरन हाँ कर देते हैं। बस बस, अब हमें कोई सवाल जवाब नहीं करना। भाग गई हमें दोनों लड़कियां। बस 2 जोड़ों में इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। बेटा जी, आप दोनों को मेरी बेटियों से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्या मम्मी जी, आप भी ना, आंटी जी ने कह दिया ना, अब अपनी माँ के आगे थोड़ी ना बोलेंगे दोनों। तो बस अब पंडित जी को बुलाकर अच्छी तारीख निकलवा कर दोनों की शादी कर देते हैं। और एक ही मंडप में ज्योति और कियारा राज और करण की बीवियां बनकर अपने ससुराल चली जाती हैं। बेटा, इस थाल में पैर रखकर अंदर आ जाओ। पर मम्मी जी, मैंने अभी पेडिक्योर करवाया है, मेरे नेल्स खराब नहीं हो जाएंगी? अरे बहू, जो नियम कायदे हैं वो तो करने ही पड़ेंगे ना।
ऐसे भी तू बड़ी बहू है, जो तू करेगी वही तो तेरी देवरानी तुझसे सीखेगी। ज्योति यार लेट मत करना, तुझे नहीं रखना इस थाल में पैर तो मैं रख कर आगे बढ़ जाती हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे बहू, तुम अपनी जेठानी का नाम नहीं ले सकती, अब वो तुम्हारी बहन नहीं रही। जेठानी का पद ऊंचा होता है, ओहदे में वो तुमसे बड़ी हुई क्योंकि राजकरण से 1 मिनट पहले पैदा हुआ था। ये क्या बात हुई भला? अब जब तक ज्योति, मेरा मतलब है जेठानी कुछ नहीं करेगी तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकती। हमेशा एक साथ रहने वाली 2 बहनें अब देवरानी जिठानी बन चुकी थी। अगली सुबह कियारा तो अपने कमरे से साड़ी पहनकर निकलती है, पर ज्योति सूट पहनकर, जिसे देखकर शांति कहती है, अपनी देवरानी से कुछ सीखो ज्योति। कल भी नियम करने में वो आगे आगे आ रही थी और आज भी साड़ी पहन कर आई है। यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। अभी इसे आए हुए 2 मिनट नहीं हुआ और आपको ये प्यारी होगी। अभी तक इसने अपनी जुबान कहाँ खोली है मम्मी जी? एक बार मुंह खोलेगी तो आपका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगी। कुछ ऐसी है कियारा। अरे भाई, ये जो खुद अपनी माँ की नहीं हुई वो आपकी क्या होगी? और तू दिन भर पार्टी करती है, तेरे ही कारण, तुझे चीटिंग करवाने के कारण ही मैं फेल हो गई। बढ़िया आई मेरी इंसल्ट करने वाली, सबसे बड़ी नकचड़ी ना तू है, दिन भर भाभी से सारा काम करवाती रहती है। अपनी जेठानी से जबान लड़ाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? एक थप्पड़ मारूंगी ना तो ठीक हो जाएगी। पर तू तो उस लायक भी नहीं है कि मैं तुझे थप्पड़ मार सकूं। अरे तुझे छूने से ना मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। बहुत हो गया, बहुत बदतमीजी कर ली तूने मेरे साथ। ये यहाँ रहेगी मम्मी जी तो मैं इस घर में नहीं रहने वाली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये कहती हुई ज्योति गुस्से में अपना सामान बांधकर मायके लौट जाती है। अपनी ननद को विदा कर प्रज्ञा आराम से अपने बिस्तर पर लेटती ही है कि टिंग टोंग उसके घर की दरवाजे की घंटी सुनाई पड़ती है। अभी कौन आया होगा? प्रज्ञा जाकर दरवाजा खोलती है और सामने क्या देखती है? 6 घंटे पहले विदा हुई उसकी ननद दरवाजे पर खड़ी है, जिसे देखते ही प्रज्ञा बेहोश हो जाती है। अभी तो आपको विदा किया था, आप यहाँ फिर से? ये कहते कहते प्रज्ञा बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। सभी भागते दौड़ते वहां आते हैं और उसके चेहरे पर पानी छींटकर उसे होश में लाते हैं। अब पहले ही दिन अपने ससुराल को छोड़कर कैसे आ सकती है दीदी? इस तरह से ससुराल नहीं चलता, ऐसे निपटे नहीं रिश्ते। मम्मी जी आप ही कुछ समझाइए ना। अरे कितना तो समझाया मैंने बेटी को, पर कहती है जहाँ मेरी देवरानी रहेगी मैं वहाँ नहीं रहूंगी। तो किसने कहा था तुम्हें अपनी दोनों बेटियों को एक ही घर में ब्याह करने को? बड़े बुजुर्गों ने कहा है कभी भी 2 बहनों की शादी एक घर में नहीं करनी चाहिए, वरना ना मायके में शांति रहती है और ना ही ससुराल में। ये बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही होगी, पर तुम लोगों ने पता नहीं क्या सोच कर दोनों को एक ही घर में भेज दिया। अब तो ये चलता ही रहेगा। तुमने तो मुझे कहा था मम्मी की शादी के बाद सूट पहनना, और तुमने उससे बताया कि साड़ी पहननी चाहिए, जिस कारण मम्मी जी उसकी तारीफ करती है और मुझे खरी खोटी सुनाती है। अरे दीदी वो तो अपनी अपनी समझ की बात है। वाह, ये सही है। जब बुरे थे तो हम दोनों बुरे थे और अब अचानक ही वो अच्छी हो गई। ये क्या बात हुई? अगर आप लोगों को उसका ही इतना ही साइड लेना है तो लेते रहिए, मैं बाहर जाकर स्टेशन में ही सो जाऊंगी। हाँ बस। आ जाओ जाओ सो जाओ। अरे जी क्या बोल रहे हैं आप? ब्याही थ्याही बेटी से कोई इस तरह से बात करता है क्या? नहीं नहीं बेटा, ये तेरा घर है, तू क्यों जाकर सोएगी स्टेशन में? बहनों में तो छोटी मोटी बातें हो ही जाती है, तू उससे 1 ही मिनट तो छोटी है, सुन लेती उसकी बातें। बड़ी बहन ही तो है वो तेरी। पर ओहदे में तो मैं बड़ी हूँ ना मम्मी, क्यों मैं सुनूं किसी की बातें? अब जिस दिन वो यहाँ वापस आएगी उस दिन मैं अपने ससुराल जाऊंगी। मैं तो सोच रही हूँ कि हम ये फिक्स ही कर लेते हैं, महीने के 15 दिन वो ससुराल में रहेगी और बाकी 15 दिन मैं। तो फिर मैं कब अपने मायके जाऊंगी दीदी? शादी के 3 साल होने आ गए मेरे, आज तक मैं ना मायके जा सकी, क्योंकि कभी आपका तो कभी कियारा दीदी का काम लगा ही रहता था। अब मुझे लगा कि मैं मायके जा पाऊंगी, पर यह हालात देखकर लगता नहीं कि वो दिन कभी भी आएगा। और क्या था, थोड़ी बहुत सुधरी ज्योति वापस से अपने अंदाज में आ जाती है और दिन भर आराम करती और अपनी भाभी से ही काम करवाती। अगर कोई कुछ कह दे तो उसका एक ही जवाब होता था, 2 दिन के लिए आई हुई ब्याही बेटी भी भारी लगने लग गई ना आप लोगों को? अच्छा है, ससुराल में वो देवरानी और यहाँ मेरे देवरानी के मायके वाले। आज 15वां दिन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जा रही हूँ अपने ससुराल और मुफ्त की रोटियां ना नहीं तोड़ूंगी। यहाँ ज्योति अपने मायके से निकलती है, वहाँ कियारा अपने मायके आ जाती है। कहीं अब मेरे प्राण पंखेरु न उड़ जाए, एक गई तो दूसरी आ गई। हे भगवान, 2 ननदें कभी किसी को मत देना।
15 दिन से भरी हुई कियारा अपने मायके आकर फूट पड़ती है। काश शादी कर दी मम्मी तुमने मेरी, ऐसे वैन भगवान दुश्मन को भी ना दे। जिठानी क्या बन गई, पहले दिन मुझसे क्लेश करने लग गई। शुरुआती दिनों में ससुराल में कितने काम होते हैं तुम जानती हो ना। वो तो मुंह उठाकर आ गई मायके, सारा का सारा काम अकेले मुझ पर आ गया। जेठ जी का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ रहा था, यहाँ तक कि मैं आप लोगों को फोन करके अपना दुखड़ा भी नहीं सुना सकती थी, क्योंकि यहाँ तो वो पहले से आकर बैठी हुई थी। बात करने देती क्या मुझे आप लोगों से? अब तो ये घर कम महाभारत की रणभूमि ज्यादा लगने लगी है। 15 दिन वो आकर रो कर गई, अब 15 दिन ये रो लेगी। जैसे ही सब एक साथ बैठे, ज्योति बुराई पुराण शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी कियारा सबको अलग अलग पकड़ पकड़ कर अपनी जिठानी यानी कि अपनी जुड़वा बहन की बुराई करती रहती। इसी बीच शांति प्रभा को फोन करती है। ये कैसी बेटियां भेज दिया आपने हमारे घर प्रभा जी? आप लोगों ने तो हमें ठग लिया। अगर हमें पहले पता होता कि ये जुड़वा बहनें दुश्मनों की तरह रहने वाली हैं, तो हम ऐसी लड़कियों को कभी अपने घर नहीं लाते। ये तो हमारा घर तुड़वा कर रहेगी। ये कौन सा सोल्यूशन हुआ कि 15 दिन एक बहू मायके बैठी रहेगी तो 15 दिन दूसरी? देखिए आप परेशान मत होइए शांति जी, मैं बात करती हूँ दोनों बच्चियों से। यही सुनना बाकी था। बचपन से इन दोनों के स्कूल के प्रिंसिपल से बातें सुनता आया हूँ। दोनों को एक दूसरे का साथ था, इसी कारण इस घर में इतना कलेश होता था। एक गलती करती थी तो दूसरी उसे बचा लेती थी, और दूसरी गलती करती थी तो पहले। एक ही बेटी होती तो किसी भी तरह सुधर ही जाती। पहले दोनों दोस्त बनकर हमें परेशान करती थी, और अब दुश्मन बनकर। यह देखकर समझ में आ गया है कि बेटी तो एक ही अच्छी। दो ननदों से भला मेरी एक ही ननद होती तो मैं भी कैसे भी चीजों को मैनेज कर लेती। पापा जी आप ठीक ही कह रहे हैं। और इस कलेश का कोई हल निकलता ही नहीं, और प्रज्ञा का लगाया हुआ दिमाग उसी पर भारी पड़ जाता है।